गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज हम लोग बात करेंगे अब भारत की विदेश नीति। मुख्य रूप से पहले एक दो जो अंतर्राष्ट्रीय विधि की संकल्पनाएं थी वो मैंने बताई हैं आपको पिछले क्लास में। जैसे प्रत्यर्पण था या सामूहिक सुरक्षा थी, में हमने बात की थी किस तरह की शांति रचना, शांति स्थापना, शांतिवादिता, इस तरह की। और भू राजनीति पर हमने बात की थी। इसके अलावा अगर याद है तो हम लोगों ने बात की है शक्ति शक्ति संतुलन, इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अब तक डिस्कस किए थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारे लिए आगे बढ़ने के पहले होता है वह है भारत की विदेश नीति। और विदेश नीति की समझ अगर हमारे पास है तो हम जितने भी कार्य राष्ट्र करेगा या भारत करता है या कोई भी राष्ट्र करेगा, तो हम उस विदेश नीति के सिद्धांतों पर गौर अगर करते हैं तो हमें बहुत आसानी से सरकार द्वारा या राज्य द्वारा किए गए उन प्रयासों की समझ बहुत आसानी से तो इसी इसी क्रम में जैसे मैंने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वह विदेश नीति। इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको अच्छा, हमने डिप्लोमेसी पढ़ रखी है, कूटनीति हमने पढ़ रखी है और कूटनीति के प्रकार भी पढ़ रखे हैं। तो उसी को आधार बनाना है कि कूटनीति विदेश नीति को लागू करने वाली प्रक्रिया है। ये डिस्कस किया था पहले कि डिप्लोमेसी इज द इंस्ट्रूमेंट, वह एक उपकरण है जो विदेश नीति को प्रभावी बनाती है। अन्य आधारों पर भी कूटनीति को परिभाषित करते रहे हैं हम लोग, जैसे कूटनीति वार्ताओं की एक कला है ना। इसके अलावा कूटनीति से दबाव भी दिया जा सकता है, कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी, ऐसे बहुत सारे शब्दों पर हमने बात कर रखी है। भारत की विदेश नीति पर जाने के पहले यह समझने की जरूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति होती क्या है? तो नीति है, इसका मतलब क्या होगा कि यह एक गाइडलाइन है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। और विदेश की नीति है यह, इसका मतलब कि जो गाइडलाइंस हैं हमारे, वो हमारी देश की सीमा के बाहर प्रयोग में लाई जाती है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऐसी नीति जो विदेश में प्रचलित है, हमारी सीमा से बाहर प्रचलित है, लेकिन उसका उद्देश्य हमारे अपने हितों की रक्षा करना है। तो इट इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ पॉलिसी। कहा जाएगा कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयासों हेतु दिशा निर्देश है, सेट ऑफ गाइडलाइंस है। और उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता तथा अन्य हितों की पूर्ति, यही मूल उद्देश्य है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति होगी, उसका एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन हम इस रूप में देख सकते हैं कि वह विदेश में काम करेगी और ऐसे संबंधों की स्थापना का प्रयास करेगी जिससे कि राष्ट्र के अपने हित सध जाएं और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए, उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता सुनिश्चित रहे और बाकी जो उसके आर्थिक सामाजिक हित हैं वो भी उसके सध जाएं। यह उद्देश्य होता है किसी भी विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति का भी स्वाभाविक तौर पर वही उद्देश्य होगा। अब कोई भी राष्ट्र है, उसकी जो विदेश नीति का निर्धारण करेगा, जब भी किया जाएगा, तो कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेवार हैं, इस पर एक नजर डालना हमारे लिए निहायत जरूरी है। उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी।
हिंदी में लिखा जाएगा उसको विदेश नीति के निर्धारक। जैसे ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। मान लें कि भारत के इतिहास पर गौर करें अगर, तो भारत का इतिहास लंबा इतिहास है और कई तरह के उतार चढ़ाव भारत ने इतिहास में देखे। भारत ने यह भी देखा है कि विश्व का पहला गणराज्य वैशाली भारत में था। तो गणराज्य, भले वो गणराज्य आज के गणराज्य जैसा नहीं था, लेकिन गणराज्यीय व्यवस्था का आरंभ भारत के इतिहास में हमें दिखता है। इसके साथ साथ हमें यह भी दिखता है कि कई ऐसे शासन काल आए या शासन व्यवस्थाएं आईं, भले वो राजतांत्रिक हों, लेकिन अलग अलग समय में, अलग अलग अवधि में, अलग अलग तरीके से शासन व्यवस्थाओं ने काम किया और उस तरीके से हमने उसको आत्मसात किया अपने समाज में। तो मान लिया अगर हम प्राचीन भारत की बात करें या मध्ययुगीन भारत की बात करें या आधुनिक भारत की बात करें, तो ऐतिहासिक रूप से कई साम्राज्यों का स्थान रहा है भारत, और कई विदेशियों का आगमन भी भारत में हुआ है। और उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को पर नज़र डालते हुए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया या विदेश नीति का निर्धारण किया है। तो एक कहा जाएगा कि ऐतिहासिक कारकों में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में प्रचलित मूल्यों और प्रणालियों से प्रेरणा ली है। जैसे उदाहरण ले लें, धम्म अशोक का धम्म है, तो हमने पंथ निरपेक्षता की भावना वहां से ली है या हमने सीखी है पंथ निरपेक्षता वहां से। तो भारत की विदेश नीति में पंथ निरपेक्षता का एक गुण दिखाई देता है। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? कि भारत सभी धर्मों के राष्ट्रों के साथ समानांतर संबंध बनाए रखता है, चाहे वो इजराइल हो, ज्यूज कंट्री हो, या अरब राष्ट्र हो, इस्लामिक देश हो, या लोकतांत्रिक हो, सभी तरह के राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध होते हैं। यह सिद्ध करता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें पंथ निरपेक्षता का मूल्य स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाजार में सुधार, तो वो चाहे अलाउद्दीन खिलजी के समय का बाजार सुधार हो या अकबर के समय का बाजार सुधार हो, तो बाजार से हमें लाभ कैसे लेना है, इसकी भी छवि या इसकी भी झलक हमें दिखाई देती है। और वह भी आज की विदेश नीति में हम देख सकते हैं कि भारत अपने तरीके से बाजार का लाभ लेने के लिए प्रयासरत है या प्रयास करता रहा है। तो विभिन्न शासन, एक वाक्य में लिखा जाएगा कि विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में प्रचलित जो भी मूल्य थे और जो उसके कार्य थे, उनसे प्रेरणा लेकर हमने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया है। अब इसमें बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। वास्तुकला है, तो नृत्य है, तो कला और संस्कृति है, उस तरह की बात। तो यहां लिखा जाएगा सांस्कृतिक विरासतों, धरोहरों से प्रेरणा, मूल्य, मूल्यों से प्रेरणा, जैसे पंथ निरपेक्षता, सहिष्णुता, इस तरह की बातें हम इतिहास से हमें मिली हैं और उसने हमें विदेश नीति के निर्धारण में सहायता की है। दूसरा जो कारक है इसका, वह है सामाजिक आर्थिक है। सामाजिक विविधताओं से प्रेरणा ली है हमने।
सामाजिक संरचना में विद्यमान कारकों, मूल्यों से प्रेरणा ली है, जैसे समानता है, बंधुता है, ये सब। इस तरीके से हमने विविध संस्कृति, विविध सामाजिक व्यवस्था का लाभ लिया है। तीसरा कारक है राजनीतिक। तो लोकतांत्रिक, समाजवादी मनोवृत्ति ने प्रेरणा दी है हमें। वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी आर सोशलिस्ट। इस तरीके से हमने यहाँ से प्रेरणा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई देखें तो वह है भौगोलिक कारक है। कहा जाएगा कि सभी प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, वो भारत में विद्यमान है। भारत में पर्वतीय क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है, घास का मैदान भी है, समतल मैदान भी है, महासागर भी है, का मतलब तटीय मैदान भी है। तो सभी तरह के जो स्थलाकृतियां होती हैं वो सब हमारे यहाँ मौजूद हैं और उसके चलते हमारी विदेश नीति को सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। जैसे यह कहा जाए कि भारत पश्चिमोत्तर में, उत्तर पश्चिम में हिमालय का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है जो दुर्गम है। और दूसरा कि अगर हम पूर्वोत्तर देखें तो वह भी दुर्गम क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर हम प्रायद्वीप देखें भारत का, तो भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपनी विदेश नीति में सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना होता है, या दिया है हमने। और सबसे बड़ी बात क्या है सुरक्षा की दृष्टि से, कि हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना या नौसेना जिसको कर रहे हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए है महत्वपूर्ण या इसलिए मजबूत हैं तीनों, क्योंकि हमारी भौगोलिक अवस्थिति वैसी है। तो कहा जाएगा कि उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है और ये दोनों दुर्गम है। प्रायद्वीप होने के कारण तीन ओर से समुद्र से घिरा है। का प्रभाव क्या पड़ा? सुरक्षा या सैन्य सुदृढ़ता, समुद्री मार्ग से व्यापार को प्राथमिकता, इस तरह की बातें हम भूगोल के या भौगोलिक चीज़ों से देख सकते हैं और भूगोल के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि भौगोलिक कारकों ने इसको स्थापित किया है। दूसरा क्या है कि अगर हम ऐसे इसको कहें कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है, अर्थात भारत के स्थलीय भाग से महासागर की दो शाखाएं बनती हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी
था पश्चिम में अरब सागर। ऐसी अवस्थिति के कारण भारत को समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच है, जो हमें समुद्री व्यापार के लिए प्रेरित करता है। ऐसे बहुत सारे निर्धारक तत्व हैं जिन्होंने भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में हमारी मदद की है। दूसरा एस्पेक्ट विदेश नीति का हमें यह देखना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, विदेश नीति के संवैधानिक आयाम। अनुच्छेद 51 है, इसको कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है यह। और अनुच्छेद 51 में क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों का सम्मान करेगा, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करेगा। राइट? ये दो अनुच्छेद 51 से हमें मूल तत्व निकल कर आते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है और शांतिवादिता उसका मूल तत्व है। दूसरा एस्पेक्ट है सातवीं अनुसूची में संघ सूची प्रविष्टि 10 से 19 तथा 20 कहा जाएगा कि विदेशी मामलों पर संसद या संघ को विधि बनाने की शक्ति है। राज्यों की भूमिका नहीं है, चूंकि भारत राज्यों का संघ है, यह हम जानते हैं। इस आधार पर हम भारत की विदेश नीति के संवैधानिक आयामों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात है, चूंकि प्रायद्वीप है भारत, इसलिए एक और बात हमें यहां दिखाई देती है, और वह है अनुच्छेद 297 1, 2 तथा 3। समुद्री संसाधनों के प्रबंधन के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति है। इसके बाद है हमारे पास अनुच्छेद 253, राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। स्वीकृति कह लें या अनुमोदन कह लें। इतने आयाम हैं भारत की विदेश नीति के, भारत के संविधान में। अनुच्छेद 51
संघ सूची की प्रविष्टि 10 से 19 और 21, 297, 123 और अनुच्छेद 253। इस तरीके से हम संवैधानिक आयामों को देख सकते हैं और यह स्पष्ट हो रहा है कि विदेश नीति के मामले में जो विधि बनाने की शक्ति है वह केवल संसद को प्राप्त है या संघ को प्राप्त है। अर्थात भारत में, क्योंकि राज्यों का संघ है भारत, इसलिए राज्यों की ऐसी कोई शक्ति यहां नहीं है। अब अगर देखा जाए कि विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत कौन से हैं, सबसे पहला है कूटनिरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट। दूसरा है शांतिवादिता। पीस मेकिंग। और तीसरा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और चौथा है रिजेक्शन ऑफ फेडरलिज्म। चार ऐसे मौलिक सिद्धांतों की हम पहचान कर सकते हैं।